आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी ISI का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, दरअसल एक रजिस्टर्ड बॉडी के तौर पर 6 जनवरी 1947 को वजूद में आया था ये ISI, जिसका मकसद था स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को पब्लिक इंटरेस्ट में डेवलप करना। इस इंस्टीट्यूट को 26 नवंबर 1986 के पार्लियामेंट के रेगुलेशन के जरिए कानूनी दर्जा दिया गया और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने भारत की नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी की शक्ल अख्तियार कर ली। तो क्या है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, क्या है इसकी ताकत और क्या है इसकी जिम्मेदारियां, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, BIS के DDG NK कंसारा साहब, नमस्कार, और BIS की ही साइंटिस्ट रोजी धवन जी। आप दोनों का हम अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि BIS के बारे में पहला सवाल मैं आपसे DDG साहब NK कंसारा जी पूछता हूं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 1947 से शक्ल में था, दूसरे नाम से था, और अब तक न जाने कितने डेकेड्स इसने देखे हैं। एक लंबी और क्वालिटेटिव जर्नी रही है BIS की। बिल्कुल। तो आप उस पे एक आम आदमी को कैसे समझाएंगे? आपका सूर्यकांत जी, आपने हमारा जो इंट्रोडक्शन दिया सन 1947 से यहाँ तक का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं आम जनता को ये बताना चाहूँगा कि अब करीब करीब 75 साल होने वाले हैं। 2022 में हमें 47 से लेकर 2022 में जो हम 75 साल पूरे करने हैं, इसमें हमने बहुत लंबी दूरी तय की है और हमने कोशिश की है, जिस वजह से हमें बनाया गया था, कंज्यूमर को ताकतवर करने के लिए और हमारे जो उद्यमी हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको भी ताकतवर करने के लिए। और जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, चाहे स्टैंडर्ड बनाने की, उसको इम्प्लीमेंट करवाने की, उसमें अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने अपने सारी प्रणालियों को निरंतर रिवाइज़ किया है, अपडेट किया है। और आज तक के मतलब जब जब समय आया तब तक हमने उसको उस समय के हिसाब से बदलाव करते हुए, कंज्यूमर का खास ध्यान रखते हुए उसमें बदलाव करते हम चले आए हैं। और आज की तारीख में 20,000 से ज़्यादा स्टैंडर्ड हैं हमारे पास, 37,000 से ज़्यादा हमारे पास सर्टिफिकेशन है जो इंडस्ट्रीज़ हमारे BIS के लाइसेंस चलाती हैं। आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा, ISI की पहचान कैसे हो। आम जनता ISI मार्क के नाम से हमें पहचानती है। हमारा नाम आपने चाहे बताया अच्छे से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है। आज की तारीख में जब 47 में इसको बनाया गया था, ये इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से बनाया गया था, एक बहुत इतनी सी छोटी सी संस्था के रूप में, और वो भी हमारी अपनी नहीं, किसी और संस्था के साथ जुड़ के हम काम कर रहे थे। और धीरे धीरे प्रगति करते हुए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तरह से हमने 1986 में BIS एक्ट बना, और यही प्रयास करते हुए और प्रगति करते हुए 2016 में हमने इसी एक्ट को रिवाइज जो सरकार ने किया है, तो हमें और भी मौका दिया है कि हम कंज्यूमर के हित में कार्य कर सकें। तो पेंसिल से शुरुआत की 1947 में और उसे रॉकेट बनाया, और बाद में चंद्रयान की तरह से उतार दिया 2020 में 16 के एक्ट के बाद। और उस चंद्रयान के साथ हम जनता को साथ लेके चल रहे हैं। जी, धनतेरस बिल्कुल पास में है, दिवाली पास में है, और ये जो येलो मेटल है यानी गोल्ड, ये सबसे प्रिय है हमारी महिलाओं के, हमारी वुमेन के लिए। तो मैं रोजी धवन जी से पूछता हूँ, धनतेरस का मौका है, गोल्ड जरूर खरीदा जाएगा? हाँ, बिल्कुल खरीदा जाएगा गोल्ड। और उसके लिए हमारा ब्यूरो जो सा है ना जी, उसने भी बहुत इसमें काम किया है। हम लोगों की एक हॉल मार्किंग स्कीम है, गोल्ड हॉल मार्किंग। वहीं आ रहा हूँ कि हॉल मार्किंग अभी पहले था कि शायद ये 1 जनवरी 2020 से इसको लागू होना था, लेकिन अब ये शायद 15 जून 2021 में लागू होगी। इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है जी। और उसके बाद से कोई भी जो ज्वेलर्स हैं वो जो उनसे बिना हॉल मार्किंग की ज्वेलरी नहीं बेच सकते पूरे इंडिया में कहीं पे भी। तो उनको हॉल मार्किंग का लेना ही, रजिस्टर कराना ही पड़ेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा हॉल मार्किंग का। उनको सर्टिफाइड ज्वेलर्स होंगे वो जी। और तब वो अपनी ज्वेलरी को, हमारे असेइंग सेंटर्स हैं
हॉलमार्किंग एंड एसेइंग सेंटर्स ब्यूरो उनको रिकॉग्नाइज करता है, तो वो उनको अपनी जो ज्वेलरी है उन एसेइंग सेंटर्स से हॉलमार्क करवानी पड़ेगी। और उस हॉलमार्किंग का फ़ायदा ये है कि जो ग्राहकों को फ़ायदा है और जो कॉमन कंज्यूमर है जो उनसे है, उसको जितनी प्योरिटी है उस गोल्ड की वो उनको मिलेगी। जी। अच्छा डीडी साहब, ये तो इधर की बात हुई कि गोल्ड खरीदना है, हॉलमार्क खरीदना है। अब ये क्या गारंटी है कि हॉलमार्क को कैसे पहचाना जाए? और बिजनेस है, ग्रे साइड भी इसकी है, फ्लिप साइड भी इसकी है। बिल्कुल है। और जब BIS किसी चीज़ को क्वालिटेटिवली लाता है, बिल्कुल सर्टिफाइड करके लाता है, तो उसमें हॉलमार्किंग की कैसे पहचान हो? अगर कोई इसमें डिफॉल्ट करता है तो क्या होगा? मैं आपको पूरी हॉलमार्किंग की प्रक्रिया जो है जी, वो विस्तार से बताना चाहूँगा। हॉलमार्क एक आर्टिकल के ऊपर, ज्वेलरी आर्टिकल जिसको आभूषण कहते हैं, उसके ऊपर लगाया जाता है। और वो आभूषण बनाना अपने आप में कोई एक व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होता। आप देखिए जो हॉलमार्क बेचने वाला है, ज्वेलरी शॉप है, वो किसी और से ज्वेलरी बनवा रहा है, उसने किस गुणता की ज्वेलरी बनाई है, और वो जब ज्वेलरी शॉप में वो बेचने के लिए रख रहा है और कंज्यूमर कहता है कि मुझे 22 कैरेट की ज्वेलरी चाहिए, तो 22 कैरेट की गुणता का आकलन कैसे होगा? उसको आकलन करने के लिए BIS ने जो स्कीम बनाई है उसके अंदर, जैसा रोजी धवन जी ने भी बताया, हमारे पास हमने खास रिकग्नाइज किया है एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर को। जी। इसका मतलब क्यों, इसकी जो आवश्यकता क्यों पड़ी है? ये जो आभूषण है उसको उन सेंटर में भेजा जाता है, प्रत्येक आभूषण को भेजा जाता है। और हमारा स्टैंडर्ड है, मानक है, जो बहुत सारे उपयोगी मानक बनाए, उसमें ये भी मानक उपयोगी हैं, जिससे कि वो बताता है कि इसकी गुणता कैसे चेक की जाए। बहुत सारे अगर आर्टिकल एक साथ आए हैं, का ये बिजनेस है, मैं आपको, क्योंकि ये पैसा बोलता है, हमारा कार्यक्रम है, तो पैसा ज्वेलरी बनाने वाले के लिए भी बोल रहा है और जो खरीद रहा है, जिसकी जेब ढीली हो रही है, वो भी बोल रहा है। तो वहाँ पर अगर वो बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए हमने, अगर बहुत सारे ज्वेलरी आर्टिकल हैं, बहुत सारी अंगूठियाँ हैं, बहुत सारे बैंगल्स हैं, वो एक साथ बनाकर उसको गुणता असेसमेंट के लिए भेजता है। बड़ी अच्छी सी वेल डिफाइंड स्कीम है जिसमें कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं। वो जो एसेइंग सेंटर है उसको टेस्ट करने में उसके पास पहले से कितना काम है और कितना काम उसने लगा रखा है, 5 मिनट में 10 मिनट में ये एसेइंग नहीं हो सकती। तो वो टेस्ट करके जब वो देख लेता है कि हाँ भाई जो गुणता इसमें कही गई है 22 कैरेट है या 18 कैरेट है या 14 कैरेट है, अगर उतना पाया जाता है तो उसके ऊपर वो लेज़र हॉलमार्किंग से, लेज़र मशीन से हॉलमार्क लगाता है। अब ये हॉलमार्क क्या है जी? इसके 4 निशान हैं, जिसमें सबसे पहले जी तो BIS का मार्क जो आप ट्रायंगल देखते हैं सब जगह विदित है, वो BIS का निशान। उसके बाद जो उसकी गुणता है, मतलब 22 कैरेट। अब 22 कैरेट इसको गणित की भाषा में या साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर कहें तो 916 उसकी फाइननेस है जी, वो भी साथ साथ लिखी जाती है। उसके बाद तीसरा खास चिन्ह कि जिसने ये हॉलमार्क लगाया है, मतलब जिसने लेज़र मार्किंग इस्तेमाल किया है इसके ऊपर, उसका भी चिन्ह बनता है। और वो चिन्ह आम जनता हमारी वेबसाइट से देख भी सकती है कि ये चिन्ह उसी जो सेंटर का है जिसने लगाया है। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट, जो ज्वेलर है जिसके यहाँ से ये माल पूरा चला था, आभूषणों का सेंटर तक गया था, उसका निशान भी लगता है। और यही चारों बातें जो निशान हैं, जो ज्वेलरी शॉप है जो बेच रहा है हॉलमार्क ज्वेलरी, उसको वहाँ पे डिस्प्ले करनी है कि मेरे यहाँ पर हॉलमार्क ज्वेलरी बिकती है। और हॉलमार्क के ये 4 तत्व हैं जिसको कि देखा जा सकता है। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई ये अगर ज्वेलरी के ऊपर ही हॉलमार्क लगा दिया तो चमक होनी चाहिए ज्वेलरी की, तो लेज़र मार्क लगा के तो उसकी चमक खराब हो जाएगी जी। ऐसा नहीं। हॉलमार्क उस जगह पे लगता है जहाँ पर कि उसकी ये आभूषण की जो विशेषता है, चमक है, डिज़ाइन है, वो खराब ना हो जाए। पीछे से बड़ा छोटा, बहुत ही महीन जी। और वो महीन फिर देखेगा कैसे, उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है। आम जनता के लिए, खरीदारी के लिए, विमेन के लिए या इवन जो भी साथ में उनको देखने, उनको लेंस रखना जरूरी है। उस मैग्नीफाइंग लेंस से आपको मैं आराम से अपनी अंगूठी खोल के दिखा सकता हूँ, उसके अंदर आप लेंस लगा के देखिए। कई लोग देखते हैं पुरानी जो ज्वेलरी शॉप से वो आई पीस भी लगा के रखते हैं। वो आई पीस क्या है, एक तरह का लेंस ही है।
अच्छा सा लेंस जो कि कंज्यूमर अपने हाथ में पकड़ के देख सके ये हॉलमार्क का निशान है, आप संतुष्ट हो सकते हैं। मैं आपको इसी कार्यक्रम के माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ पर मेरे को हॉलमार्क ज्वेलरी मिल सकती है जी। अगर ये भी कंज्यूमर जानना चाहे तो हमारी BIS ऐप है, उसमें एक हॉलमार्किंग का भी हमने कंपोनेंट डाला हुआ है। अच्छा। आप उसमें डालिए, आपके एरिया में भी आपको पता लग जाएगा, जहाँ मैं खड़ा हूँ खड़ी हूँ उस एरिया में आसपास में कोई ज्वेलरी शॉप है जिसके पास रजिस्ट्रेशन है BIS ज्वेलरी सेल, वो भी मिल जाएगा उसको। अच्छा, ये आम आदमी भी इस ऐप को बिल्कुल डाउनलोड कर सकता है। आप अपने मोबाइल सिंपल पे भी मोबाइल इसको- के ऊपर, अच्छा, मोबाइल पे भी कर मोबाइल सकते पे हैं। डाउनलोड हो जाता देखिए है। उसमें क्या फायदा है कि आम जो देखने वाला है, हमारा व्यूअर है, उसको ये आसानी होगी। बिल्कुल। ये त्योहारों का मौका है और ये डिसीजन हमारे यहाँ, माफ़ी चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्लान नहीं होते हैं, कई दफ़ा रिएक्टिव होते हैं, तुरंत कहा इमोशनल स्ट्रेंथ में आए चलो ले और ले लो, लिया। चलो ले तो ले, ये और ऐप लेकिन मैं ये समझता ऐप बड़ी हूँ, काम आएगी। ये बहुत- ऐप जो है बहुत ये काम काफ़ी आएगी। यूजफुल रहेगा। सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि मेरा ज्वेलर कहाँ कहाँ पर है, बाई चांस जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा था जी। कि कुछ गलत तत्व भी आ जाते हैं जी। और भरोसा ना हो इसके लिए, तो इसी ऐप से अगर तो कोई ज्वेलर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये आपके मोबाइल पे पता लग जाएगा। हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ है ज्वेलरी शॉप पे कि यहाँ पर बिकता है ज्वेलरी हॉलमार्क का, लेकिन अगर वो ऐप बताता है कि ये इसके पास नहीं है जी। आप हमारे को उसी ऐप के द्वारा हमको कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि ये यहाँ पे धोखाधड़ी हो रही है। जी। थोड़ा बहुत हो जाता है, पब्लिक अगर प्रचलित कोई चीज़ हो गई जी। तो उसका मिसयूज़ करना लोग शुरू कर देते हैं। जी। इस क्षेत्र में भी हमने पाया है, हमारे पास आंकड़े भी हैं कुछ जहाँ हमें पता लगता है, लेकिन जब पता लगता है तब जाके हम कार्रवाई करते हैं। इस ऐप के माध्यम से तो आम जो ग्राहक है उसको भी पता लग जाएगा, तो वो तुरंत हमको बता पाएगा। जी। हमने प्रावधान रखा है उसको एक्नॉलेज करने का। अच्छा, और वो उसके कैसे ऊपर पता कार्य कर- लगेगा? नहीं, आप उसको मैं Redressal। ऐप में दिखाना चाहूँगा। जी। उसमें वो हॉलमार्क के लिए जाएगा, जी। ज्वेलरी के लिए जाएगा और वहाँ पे उसका नाम डालेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, और वो उसमें आप हम डेमो करके दिखाएंगे कि वो किस तरह से उसमें उसको पूरा एड्रेस भी आ जाएगा उसका। बड़ा अच्छा है। तो ये ऐप जो है उसमें और भी दूसरे काफ़ी फ़ायदे की चीज़ें हैं। हॉलमार्किंग के विषय में मैंने आपको इस बारे में बताया। हमारी फीमेल जब किसी चीज़ को खरीदती हैं और ये जो पुराना, अब जो हॉलमार्क तो अलग हो गया, लेकिन जब वो हॉलमार्क जो नॉन हॉलमार्क गोल्ड आइटम्स हैं उनका क्या होगा? उनका ऐसा है कि जब 15 जून आपका जून में 1 जून 2021 से जी। जब हॉलमार्क ज्वेलरी जोन सी है ये हमारी मैंडेटरी हो जाएगी और सब ज्वेलर्स को लेना पड़ेगा। तो ये ज्वेलर्स के लिए है कि ज्वेलर्स हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचेंगे, पर जो कंज्यूमर है, हमारे पास जो अपनी ज्वेलरी है वो तो हम ज्वेलर को दे सकते हैं ना, उसके बाद उसको वो कुछ भी करके उसको दोबारा उस पे अगर वो कहे जी मैं तो इसको डिस्काउंट रेट में लूंगा, देखिए अब तो हॉलमार्क है, नहीं हॉलमार्क नहीं कोई नुकसान तो नहीं, मेरे पूछने की मंशा ये है। गोल्ड के रेट वगैरह जो उनसे हैं उसके हिसाब से ही लेगा ना वो। हॉलमार्किंग का तो जस्ट एक नॉमिनल चार्जेस होते हैं जो ज्वेलर लेता है हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए, जी। कि तो वो क्या एक charges आइटम होते के हैं? लिए जो वो क्या charges होते हैं? 35 रुपीज एक आइटम केवल के लिए। 35 रुपए? हाँ, केवल 35 रुपए। अगर एक मैं ज्वेलरी खरीदने जाती हूँ कुछ हॉलमार्क ज्वेलर के पास, तो मेरे को एक 35 रुपए एक्स्ट्रा जो उनसे होते हैं वो एसेइंग सेंटर को उसको पे करने पड़ते हैं, ज्वेलर को जो एसेइंग सेंटर से करवाता है। अच्छा, कई एक दफा आइटम के लिए अगर कंसाइनमेंट में जाता है 3-4 आइटम्स है तो मिनिमम उसको 200 रुपए एक कंसाइनमेंट के लिए देने पड़ते हैं हॉलमार्क करवाने के लिए अपने आइटम को किसी एसेइंग सेंटर से, जो एसेइंग सेंटर्स हमारे अप्रूव्ड है, जिसकी पूरा वेबसाइट पे सबके डिटेल्स हैं। और हमारे आज की डेट में 933 एसेइंग सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। ये 234 डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, इसके अंदर है। और गवर्नमेंट जोन सी है, हम लोगों को हमारी मिनिस्ट्री जोन सी है वो डिस्काउंट वो भी देती है, इनको कंसेशंस भी देती है हॉलमार्किंग एसेइंग सेंटर सेट करने के लिए। और जिस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वहाँ सेट करने के लिए जब हम उनको प्रोत्साहित करते हैं एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर लाएं, तो हम लोग 30 से 50% जोन से है उनको कंसेशन देते हैं, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो 50%। दैट्स लवली। अच्छा, यहीं से चलते हैं कि अक्सर ये गोल्ड की तो बात हो गई, लेकिन अभी चांदी फिर बच गई, क्योंकि देखिए क्या है कि आम आदमी गोल्ड अफोर्ड कर नहीं सकता,
खास करके जो हमारा लो इनकम ग्रुप है या जो मेहनत वाला वोकेशनल आदमी है, तो क्या सिल्वर पर भी हॉलमार्किंग होती है? बिल्कुल, यही हमने इनका भी जो हर तबके के ग्राहक का ध्यान रखा गया है। जिस तरह से हॉलमार्किंग स्कीम है उसी तरह से सिल्वर हॉलमार्किंग स्कीम भी लगाई गई है। अच्छा। स्वर्ण आभूषणों के लिए भी और चांदी के आभूषणों के लिए भी उसको भी असेइंग सेंटर में भेजना है। उसकी टेस्टिंग की प्रथा, जो प्रक्रिया है वो अलग है, और लेकिन उसमें भी टेस्टिंग हो जाती है, और टेस्टिंग होने के बाद ही अब जितनी उसकी गुणता कही गई है, प्योरिटी कही गई है, उतनी अगर पाई गई है वही हॉलमार्किंग उसका भी लगेगा और ग्राहक को हॉलमार्क ज्वेलरी इवन चांदी की भी मिलेगी। अभी कंसारा साहब ने कहा कि 37,000 स्टैंडर्ड्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ, डेवलप किए हैं BIS ने। तो ये स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं और ये क्या फॉर्मुलेशन क्या है इसका? एक्चुअली ये स्टैंडर्ड्स जो स्टार्ट हुआ, ISI जब स्टार्ट हुआ तो ये स्टैंडर्ड्स बनाना ही स्टार्ट किया था। मेन काम जो उनसा था हम लोगों का स्टैंडर्ड बनाने का ही था, स्टैंडर्ड्स बनाना और उनको प्रमोट करना। हमारी सर्टिफिकेशन स्कीम तो बाद में आई। जब हम स्टैंडर्ड्स हमने बनाने स्टार्ट किए, हम लोग BIS जो है, BIS नहीं मैं ISI कहूँगी, जब पहले ISI था, तो ISI उतना ही बड़ा है, उतना ही ओल्ड है जितना कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया, बिकॉज 1947 में ISI बना। तो धीरे धीरे फिर हम, जैसे कि आपने बताया कि फिर हमारा BIS बना उसके बाद। तो उसके बाद जब हमारा ये स्टैंडर्ड्स स्टार्ट हुए बनाने, फिर उस स्टैंडर्ड्स को जो सा सर्टिफिकेशन स्कीम उसमें आई, कुछ स्टैंडर्ड्स बनते थे, फिर उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हम लोगों की अब स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। स्टैंडर्ड्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारा आप प्रकृति में भी देखें कि अगर स्टैंडर्ड्स नहीं हैं तो पूरा जो सिस्टम है आपका, पूरे सब इधर उधर हो जाएगा। आप नट बोल्ट हैं, अगर एक नट अलग साइज़ का है, बोल्ट अलग, अगर मैचिंग नहीं है, एक स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है तो लगेगा ही नहीं नट बोल्ट। आपका प्लग है, स्विच सॉकेट है, वो भी अगर स्टैंडर्डाइज साइज़ नहीं है तो नहीं लगेंगे। तो इसीलिए स्टैंडर्ड्स ये सोच के स्टैंडर्डाइज इसीलिए हम चीज़ें बनाते हैं ताकि रिपीटेबिलिटी हो उसके अंदर। तो हमारी स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन जो सी है, तो हम लोगों ने पहला काम अपना स्टैंडर्ड्स बनाना स्टार्ट किया। तो स्टैंडर्ड्स जो सा है कि स्टैंडर्ड्स हम लोग ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ जिस तरीके से बनते हैं उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी बनते हैं, कंसेंसस से बनते हैं। हमारा स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट है, तो हम लोगों के यहाँ एक सीमेंट से लेकर फूड से लेकर आप किसी भी चीज़ का नाम लीजिए उसके ऊपर हमारे पास स्टैंडर्ड है। तो हमारे पास 17 जो सी है, मतलब हमारे स्टैंडर्ड डिविजन्स हैं, वो सिविल के अलग हैं, पेट्रोकेमिकल के अलग हैं, केमिकल के अलग हैं, फूड के अलग हैं। आप किसी भी चीज़ का नाम लीजिए, ब्यूरो के पास स्टैंडर्ड है। तो हमने इतने स्टैंडर्ड बनाए हैं, बट उसमें से सिर्फ 1000 स्टैंडर्ड्स ही हैं जिसके ऊपर 1000 के आसपास 1006 स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट हमारी सर्टिफिकेशन स्कीम चलती है। तो स्टैंडर्ड जो सा प्रोसेस है, इसमें जो सा है हम लोगों को कोऑप्ट करते हैं उस फील्ड के। जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट की इंडस्ट्री में जो टॉप मोस्ट जो से हैं, मैन्युफैक्चरर्स से लेकर, मैन्युफैक्चरर्स हो गए आपके, जो एकेडमिया हो गया, आपके रिसर्च वाले लोग हो गए, कॉमन कंज्यूमर हो गया है। तो हम लोग जो कॉम्पोजिशन बनाते हैं तो वो कॉम्पोजिशन बड़ी बैलेंस्ड होती है, उसमें सब तरीके के लोगों को हम उसके अंदर कोऑप्ट करते हैं। और फिर हम उन पे कहीं से हमारे पास प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट आता है, फिर उसको उस कमेटी में हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद अब जब सब अप्रूव हो जाता है, फिर हम उसको बहुत हायर लेवल पे वाइड सर्कुलेशन में भेजते हैं। जिसने कमेंट करना है वो कमेंट कर सकता है। अब तो हमने इसको और भी बढ़ा दिया है, हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। एक कॉमन कंज्यूमर भी एक स्टैंडर्ड के ऊपर कमेंट कर सकता है अगर उसको कुछ लगता है, तो वो कमेंट करके फिर हम उसको कमेटी मीटिंग्स में लेके जाते हैं, उनको फाइनलाइज करते हैं, सब स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखते हुए। जब वो फाइनल हो जाता है 2-3 उसमें स्टेजेस में, फिर उसको प्रिंट होता है। फिर तो एक अगर आम आदमी की जुबान में इसको समझें तो ये हुआ कि स्टैंडर्ड जो है एक स्ट्रक्चर्ड सोच हो गई कि ये प्रोटोकॉल है इसका, या आम भाषा में कहें स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स एक्चुअली स्टैंडर्ड हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं आपको बताऊं एस्पेक्ट, लाइक एक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस, किसी चीज़ के ऊपर एक स्टैंडर्ड बनाया है, एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो उसके अंदर कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे सीमेंट है समझ लीजिए, तो सीमेंट है तो सीमेंट की क्वालिटीज़, उसके क्या क्या
उसके पैरामीटर्स हैं, क्या क्या मीट करना चाहिए एक अच्छे सीमेंट को। जैसे सेटिंग टाइम है, आप सीमेंट कहीं इंडस्ट्री में कुछ आप बना रहे हैं, अब वो बनाते बनाते घोलते घोलते ही जब तक आप उसका बना रहे हैं और वो सीमेंट सेट हो जाएगा तो ठीक नहीं है ना। तो सीमेंट सेटिंग टाइम है, ऐसे अलग अलग चीज़ें जो सी हैं, उसका क्योरिंग के लिए कितना टाइम चाहिए, ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये हम लोगों को उसमें देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट जी आपके स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरीके से कई कोड ऑफ प्रैक्टिस होते हैं, कई गाइडलाइंस होती हैं। तो गाइडलाइंस और कोड ऑफ प्रैक्टिस है, उनके अगेंस्ट हम आपको लाइसेंस नहीं दे सकते। सिर्फ जो प्रोडक्ट वाले स्टैंडर्ड हैं वो जो उनसे हैं वो सर्टिफाई हो सकते हैं। हर क्षेत्र में, हर एरिया में स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये इतना बड़ा जो इंस्टीट्यूट है, इसका ओवरऑल फंक्शनिंग क्या है, इसमें कौन कौन सी ऐसी लेबोरेटरीज हैं या आपका एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बारे में तफसील से मैं आपको बता। BIS स्टैंडर्ड सेटिंग जो कर रही है मेन फंक्शन के हिसाब से, वो एक कमेटी स्ट्रक्चर में, मैंने बताया कमेटी स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें हम सभी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हैं। सभी में कौन कौन आए, सबसे महत्व में कंज्यूमर तक भी आ गया उसके अंदर। लेकिन कंज्यूमर को क्या मालूम कि उसके, कभी कभी आप सोचिए, अगर मैं कहूँ कि प्रेशर कुकर पे स्टैंडर्ड बनाना है, हो सकता है हम आम आदमी से पूछें तो उसको यही लगेगा कि यार ये इसकी सीटी नहीं बजनी चाहिए या सीटी बजनी चाहिए, यार इसकी डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए, मेरे को चुभना नहीं चाहिए। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन क्या उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे जो एक्सपर्ट मेंबर्स हैं उन कमिटीज़ में, जिसमें कि हम हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज़ जो कि प्रोडक्शन कर रही हैं, जिनको पता है, नॉलेज है, डोमेन नॉलेज भी है, वो सब आ रही हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गई, गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट इज़ ए बिगेस्ट स्टेक होल्डर, ओके। तो उन सब के इनपुट लेकर, अब जब आम आदमी अगर हम पूछें कि भाई अगर प्रेशर कुकर की बात से ही ध्यान रखें, उसको ये पता तो होगा कि फटना नहीं चाहिए, लेकिन कितने प्रेशर तक फटना नहीं चाहिए ये कौन बताएगा। तो ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कई बार अगर क्वालिटी होनी क्या चाहिए ये हमारा स्टैंडर्ड बताता है। सारे मिलकर अपना जो ध्यान, जो नॉलेज है उसको एसिमुलेट करते हैं और कंसेंसस बेसिस पे स्टैंडर्ड बनाते हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड बन गया, अब इसके सर्टिफिकेशन की बात आ रही है, मतलब कि आम आदमी तक उस स्टैंडर्ड की, उस गुणता का प्रोडक्ट आम आदमी तक कैसे पहुँचे। अगर पहुँच भी गया है, पहुँच तो जाएगा ना, आराम से पहुँच जाएगा, सेल कर देगा। वो सेल कर रहा है, बेच रहा है उसको, तो जो ग्राहक है उसको खरीदेगा, तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो मैन्युफैक्चरर कह रहा है वो सही है या अपनी गुणता, या तो उसका ब्रांड ऐसा हो, कहते हैं ना आई सेल माई सेल्फ, माई प्रोडक्ट इज़ बेस्ट। हाउ द कंज्यूमर, जो ग्राहक है उसको विश्वास कैसे होगा, खुद अगर टेस्ट करने बैठेगा, शक्य नहीं है उसके लिए। आप ये समझिए, पानी अगर हम ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है, उसमें होना कुछ नहीं चाहिए पानी के अलावा, उसमें कितने टेस्ट हैं अगर हम बताएं और उसकी कितने टेस्टिंग चार्जेस हैं। तो 20 रुपए की अगर आपने 1 लीटर की बोतल ली होगी जी, पानी को टेस्ट कराएंगे तो कंप्लीट टेस्ट करने के लिए करीब करीब 20,000 रुपये टेस्ट लगते हैं। तो कंज्यूमर के लिए तो पोसाएगा नहीं ना कि वो 20 रुपये की बोतल लेकर और 20,000 रुपये दे के उसको टेस्ट कराए, राइट। उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हमने ये ISI मार्किंग स्कीम, पॉपुलरली नो, जैसा मैंने पहले भी कहा, ISI मार्किंग, कन्फॉर्मिटी असेसमेंट कहते हैं आज की टर्मिनोलॉजी में, हमने ये सर्टिफिकेशन स्कीम चालू करी है कि इंडस्ट्री जो कह रहा है, कस्टमर जो चाह रहा है, इन दोनों का समावेश हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें हम दोनों के बीच में क्या गुणता चाहिए और क्या गुणता वो दे रहा है, ISI मार्क का चिन्ह, भरोसे का निशान है। उसको 20,000 रुपये खर्चा नहीं करना है, न इसको अपनी क्वालिटी को बार बार ये बताना है कि भाई मैं ही ठीक हूँ, मैंने टेस्ट करा। हमारी स्कीम के फॉलो कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट जो निकलेगा वो गुणता वाला ही निकलेगा, गुणता वाला ही निकलेगा, ये भरोसा उसका है। चूँकि फेस्टिव सीज़न बिल्कुल आ चुका है और इसको देखते हुए गोल्ड सिल्वर की बाइंग भी होगी और चीज़ों की बाइंग भी होगी, तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसमें मैसेज हम यही, जैसे हमने पहले भी बताया कि जैसे हमने एक ऐप है हमारी जी, तो वो ऐप में खाली हॉलमार्किंग का ही नहीं है। हमारे जो अभी जैसे धनतेरस है, धनतेरस पे कोई जाके मिक्सी खरीदता है, अब वो मिक्सी जेन्युइन है या नहीं है उसका कैसे पता लगेगा? वो BIS की हमारी ऐप है, उसके अंदर ऐप में हमारा प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन भी है,
उसमें आप खोलेंगे, वो जो BIS की जो मिक्सी खरीदी है उस पर कोई लाइसेंस नंबर होगा, अगर वो हमारा लाइसेंसी है। लाइसेंसी तो इस केस में होगा ही, बिकॉज जो हमारी मिक्सीज़ हैं ये मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आती हैं। तो कोई भी मिक्सी जोन सा है, मिक्सी, मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, ये बिना उसके नहीं इंडिया में सेल कर सकते हैं विदाउट ISI मार्क। तो सबको ISI मार्क होना ही होना है। तो जो लाइसेंस नंबर है, अब वो स्पूरियस है या नहीं है, वो एक्चुअल में लाइसेंसी है या नहीं, तो वो हमारी ऐप है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। वो लाइसेंस नंबर जो हम देते हैं ये यूनिक लाइसेंस नंबर है, जो हमारा लाइसेंसी है उसको मिलेगा। वो आप लाइसेंस नंबर उसमें डालेंगे तो उसका नाम पता सब आ जाएगा कि इसको ये लाइसेंस नंबर मिला हुआ है। तो आप मैन्युफैक्चरर के डब्बे पे भी देख सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय क्या है, मतलब जेन्युइन लाइसेंसी है। फिर आपका जो ISI मार्क है ये भी आपको यहाँ पे इसका एक हमारा चिन्ह है, उसके बड़ा प्रोपोर्शनेट चिन्ह है। वो देखने से हम लोग पब्लिसिटी भी करते हैं, हम लोगों की BIS की वेबसाइट पे सारा लिखा हुआ है कि वो देखते ही आपको पता लग जाएगा वो चिन्ह जोन से ठीक है। जहाँ वो स्पूरियस है वो ठीक नहीं है, वो चिन्ह के डायमेंशंस जोन से हैं वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है। तो उसका हम हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके ऊपर क्लियरली www.bis.org.in हमारी वेबसाइट है जी, उस पर भी जा सकते हैं। और ऐप आजकल मोबाइल, जैसे कंसारा जी ने बताया, वो डाउनलोड कर दे सब अपने मोबाइल में, तो बहुत बढ़िया। जब भी शॉपिंग करने जाएं वो अपना खोलें मोबाइल, उसमें देख लें ISI मार्क है या नहीं, ये हमारा लाइसेंसी है या नहीं। जी। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। अपनी राय और सजेशंस हमें इस email ID पर भेज सकते हैं। और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।